नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे सियासत को लेकर कि कल जिस तरह से बैठकें शुरू हुई और अब देखिए आपकी किस तरह से एक यू टर्न यहां पर पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने ले लिया है। क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि सियासत में नहीं आना है, इलेक्शन नहीं लड़नी है, लेकिन जाहिर तौर पर जैसे ही बैठक होती है उसके तुरंत बाद एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ जाता है कि सब पार्टियां एक साथ मिलकर अब यहां चुनाव लड़ेंगी। यानी कि जो डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके अंदर ये भाग लेने वाले हैं। अटकलें तो यही लगाई जा रही थी कि बैठक के बाद कुछ अहम सुनने को मिल सकता है, अहम सुनने को देखने को मिल सकता है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी बयानबाजी करने की कोशिश की गई। लेकिन आपने देखा कि प्रवक्ता ने किस तरह से बात कही। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो डीडीसी चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी वहां पर खड़े रही और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साथ में रहे, उमर अब्दुल्ला भी साथ में रहे, पिता को भी समझाते हुए नजर आए। लेकिन सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। क्या गुपकार डिक्लेरेशन अगर चुनाव लड़ेगी तो आम जनता काफी खुश है या नाराज है? इस पर प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी था। तो सीधा रुख करेंगे हम कश्मीर का ही सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा होल्ड जो है वो पीडीपी का देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मिलीजुली प्रतिक्रिया अपनी देती आई है उसको फायदा जम्मू से भी होने वाला है और कश्मीर से भी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता की प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कश्मीर के अंदर प्रतिक्रिया। आपको लिए चलेंगे कश्मीर और सनम एजाज हमारे संवाददाता पूरी हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है वहां पर आम जनता का। देखिए कश्मीर की सियासत, यूं कहें तो जम्मू कश्मीर की सियासत और हालात और मौसम, इन तीनों का कभी कोई पता नहीं होता है। और कश्मीर की सियासत में सबसे बड़ा उतार चढ़ाव के कहें तो कल ही देखने को मिला। जम्मू कश्मीर की सियासत में गुपकार अलायंस जहां जम्मू भी पहुंचा, जहां उसका स्वागत भी हुआ, वहीं कल के फैसले ने कई जमातों की नींद भी यूं कहें तो हड़बड़ा दी होगी। कल जो फैसला हुआ है कश्मीर में, यूं कहें आम लोगों से लेकर खास सब इसका स्वागत करते हैं। और इस तरह की सियासत अब लग रही है कि लगता है कि आने वाले जो बीडीसी चुनाव हैं इनमें अपोजिशन देखने को भी नहीं मिलेगी, वन साइडेड गेम नजर आएगी। और यही खबरें जम्मू के जो चुनाव वैली है या उसके साथ साथ पीर पंचाल वैली है वहां से भी इस तरह से आ रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जम्मू, कठुआ, सांबा, वहां पे बीजेपी के लिए क्या परेशानियां खड़ी कर सकता है ये जो गुपकार अलायंस है, क्योंकि वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी जमातों का बेस है और कांग्रेस की भी अच्छी खासी वहां पे पकड़ती है। सारी जमातें बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी खड़ा कर सकती हैं। और इस सारी सिचुएशन के बीच अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इन चुनाव के हवाले से गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर माउंट कर रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी की ही चल रही है। तो बीजेपी की जब चलेगी तो कहीं ना कहीं सरकार पे प्रेशर भी माउंट कराने की कोशिश की जाएगी कि थोड़ा सा इसको इंतखाबात को डेफर कराया जाए, इन पार्टीज के अलायंस में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा कराई जाए, तोड़ा जाए इस अलायंस को। लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर अलायंस टूटता है तो जो कश्मीर में जो सियासी जमातें या जो भी अलायंस तोड़ने की बात करते हैं तो उसके लिए एक काफ़ी परेशानी की बात होगी। लेकिन फिलहाल कश्मीर की सियासत में सभी सियासी जमातें आज इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ी हैं कि कश्मीर में वो वन साइडेड गेम जो डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके हवाले से नहीं। लेकिन फिर भी ज़मीनी सतह पे अलायंस कितना इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि पार्टीज़ की अपनी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स भी होते हैं और अपना अपना ग्राउंड भी होता है। तो ये अलायंस में जब वोट शेयरिंग होगी या यूँ कहें तो पार्टी की सीट शेयरिंग होगी तो वो बहुत बड़ी चुनौती है गुपकार अलायंस के लिए। किस तरह से वो सीट शेयरिंग करेंगे, कौन सी सीट किसको देंगे, कहाँ से किस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, वो दांत खट्टे करने वाली बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, पीडीपी के लिए भी या दूसरे अलायंस के लिए भी। और साफ जाहिर है इस सारे के बीच में उनके अपने कुछ लोग भी नाराज़ हो सकते हैं, वो चाहे वो इंडिपेंडेंट के तौर पर सामने या किस तरह से आए। लेकिन ये सब मामला जो हैं इस वक्त सियासत में, कश्मीर की सियासत में देखने को मिल सकते हैं। और अब देखना यह है कि गुपकार अलायंस की लीडरशिप इस क्राइसिस को किस तरह से निभाती है, किस तरह से आगे जाती है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था। जनता काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। कश्मीर की जनता की अगर हम बात करें तो वो काफी खुश नजर आ रही है कि गुपकार डिक्लेरेशन एक होकर अगर चुनाव में भाग लेते हैं तो बहुत ही अहम यहां पर चीजें रहेंगी और आम जनता उनके साथ यहां पर दिख रही है। क्योंकि लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है तो जाहिर तौर पर यह लग रहा है कि आम जनता में काफी ज्यादा खुशी है। उसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह से यू टर्न यहां पर गुपकार डिक्लेरेशन ने मारा है, दिखाया है, वो देखने वाली बात है। वो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता किस वे में जाना चाहती है, किस रास्ते पर वो चलना चाहती है और क्या चाहती है।
चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलेंगे और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल की पीरजादा मोहम्मद सईद के साथ भी डीडीसी इलेक्शन को लेकर खास बातचीत हुई है। जरा देख लीजिए क्या बातचीत। डीडीसी इलेक्शंस और कल जिस तरीके से डिसीजन पीपल्स अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर आए कि वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस, और अब इसी के हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब से। पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। कल जिस तरीके से एक स्टैंड लिया गया है पीपल्स अलायंस की तरफ से, जिसमें सदारत फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की भी थी, और उन्होंने अभी डिसीजन लिया है कि वो डीडीसी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या आप उनकी पार्टी के साथ ही वहाँ पर शमूलियत करेंगे इलेक्शंस में, कि या कोई अपनी सेपरेट पार्टी आप स्टैंड लेंगे? देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दीगर जो पार्टियाँ इसमें शरीक हैं अलायंस में, पहली दफ़ा कांग्रेस भी इसमें उन्होंने भी इसमें शमूलियत की थी, और जो पिछली दफ़ा मीटिंग हुई तो उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो उस वजह से हमने वो मीटिंग में शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन हमारे जहन में ये बात थी पहले से ही कि पिछले जो इलेक्शन हुए, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हुए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए हैं, हमने उसमें भरपूर हिस्सा लिया है, और वैसे तो एक जमात हर जगह हमने कामयाबी हासिल की। और आज भी हम चाहते थे कि हमने भी हाई कमांड को कहा और यहाँ भी हमने डिसीजन लिया कि हम चाहते हैं कि लोगों के अच्छे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आ जाए इन लोकल बॉडीज़ में भी और पंचायतों में भी। और पंचायत राज का जो ख्वाब था राजीव गांधी का, और पहले तो इसका कंसेप्ट दिया है महात्मा गांधी ने, और फिर राजीव गांधी ने जो ख्वाब था उसका वो पूरा हो सके। पिछली जब हुकूमत थी हमारी तो हमने उसमें पंचायत के इलेक्शन किए, लेकिन वो अधूरे रहे। लेकिन इस बार इन्होंने कोशिश की है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन लोगों ने अक्सर पार्टिसिपेट नहीं किया, और उसकी वजह ये हो गई कि अच्छे लोग कहीं कहीं आए, अच्छे लोग, और कहीं कहीं अच्छे लोग की कमी रही, और मास पार्टिसिपेशन इसमें नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं उन हालात को मद्देनज़र रखकर लोगों में एक तरफ से ये जागृति आई है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा ले लें। तरीके से कल स्टैंड लिया गया है खासतौर पे गुपकार अलायंस को लेकर, तो क्या आपकी शमूलियत उनके साथ ही रहेगी या कुछ आप अपना सेपरेट स्टैंड रखेंगे? देखिए, मॉडलिटीज़ तय करने हैं, अभी जल्दी है कि फर्स्ट फेज़ 12 तारीख तक है, उसमें हम जल्दी करेंगे और तमाम मॉडलिटीज़ जितने भी हैं वो भी तय होगी, और मेरे ख्याल में जो भी होगी मॉडलिटीज़ वो तय होगी और उसके हिसाब से किया जाएगा। आप उनके साथ ही जुड़ना पसंद करेंगे कि आपका सेपरेट ही रहेगा? अगर वो भी करना पड़ेगी तो हमें कुछ एतराज़ नहीं यानी होगा। आप सेपरेट स्टैंड लेने के लिए भी तैयार हैं? हाँ, हर एक चीज़। गुलिस्तान न्यूज़। हम तो लड़ेंगे, लड़ना ही है हमें, बीजेपी के खिलाफ और फिर परस्तों के खिलाफ लड़ना ही लड़ना है, और जो इनके अलायंस हैं उनके खिलाफ भी लड़ना है, जो ये हरबे इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ भी लड़ना है। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। एक साइड से पीरजादा मोहम्मद सईद साहब का स्टैंड है कि लड़ना है, इलेक्शंस को लेकर आगे जाना है, फिरका परस्त लोगों के खिलाफ लड़ना है, और ख़ास तौर पे अगर पार्टी जिस तरीके से कल डिक्लेरेशन, गुपकार डिक्लेरेशन का स्टैंड आया है, अगर सेपरेट भी होना पड़े तो सेपरेट होने के लिए इनकी पार्टी तैयार है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर के पामपोर इलाके के अंदर खस्ता हाल सड़कों की वजह से भी लोग काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। हमारे सहयोगी तजम्मुल ने खास बातचीत भी की है लोगों के साथ, और पूरी जगह का मुआयना भी लिया गया है, क्योंकि किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं वो भी देख लीजिए। पामपोर कस्बे से दूर चंदहारा का इलाका है, और इलाके में लोग बुनियादी सहूलियात, पानी, बिजली, सड़क और तालीम के मामले में कहाँ पहुँची,
तथ मुतलकन करो कथ तो बे करो यथ इलाकस मज मुतलकन कथ यह इलाक यह मान अकिस मारूफ शायर सुंद इलाक तथ मुतलकन करो कथ कि जिट सतन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करने पन तारुफ हुजूर। शबीर अहमद नजार। नजार सब तो ये बसान बिल्कुल ये पन्नस गामस मतलब अस ना सड़क हुन तो हिसाब कहें दम ज़रात किन पत बिजली किन आब कमी अस ट्यूबवेल स्कीम सो गई फेल वो यह महल रोथर महल मस्जिद जामिया मस्जिद तिमन आब कमी तिमन कमी आब रेत कोलिस मज बिल्कुल कहें ये गवर्नमेंटन त्रमित पथ इलाक हब खोतुन डायरेक्ट यह हब खोतुन मालिन अहन यह मालिन तुंद मालिन ये गाम रोथर महल ये मस्जिद नश बस तम रोजान तो पान मे नाव गुलाम रसूल गनाई गनाई सब वन तो पन्नस यथ जवानी मज क्या वुचो त पन्नस गामस मे क्या वुच मे वुच कहीं यथ मज वुच मे दो को दो यथ बातरी कम बिल्कुल ना तथ पे कहीं दो को दो सख्ती सारी कह बकाया ना कहीं आब ना सड़क हूं कह प्रेथ कुन वनकस कमी ये न सड़क यप सारी यथ वुडर ये कोंग जमीन वुडर अत कोंग वन खास कहें योर तन पृछान कहन नुमाइंद अवामी नुमाइंद तमो हेक ना ये शहर पार कहें मगर पत हेकान कर कहें वन क्या गो पत गो तमो तोर अड़ना तो मगर पूर कहें खुदा सुंद कथाम वनकस इनायत यीचहन द्राय अल्लाह का रहम हुआ और उसके बाद ये इलाका जो है बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात में रहा। और इलाके में बुनियादी सहूलियात में जब हम सड़कों की बात करें, जब हम यहाँ से पानी की बात करें तो पानी तकरीबन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ ही रुक करेंगे बारामूला का। चलिए सीधा रुक करेंगे अपने संवाददाता इरशाद के पास। इरशाद हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं और रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं कि क्या पूरी स्थिति वहां पर इस वक्त तक बनी हुई है। आशा बिल्कुल, अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी कस्बा कुपवाड़ा मसल सेक्टर की बात करें, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कल फ़ौज को कुछ हरकत दिखाई दी। ताहम फ़ौज ने वहाँ पे एक एम्बुश लगाया था और इस एम्बुश के दौरान जो ही मिलिटेंट्स सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम जो है इनको वहीं पे जो है हलाक किया गया। इसमें ये बताया जाता है तकरीबन 8 से 9 मिलिटेंट इस सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे और अभी तक जो है ये खबर आ रहे हैं कि 4 मिलिटेंटों को वहाँ पे हलाक किया गया और इसमें जो है 2 फौजी एहलकार जो है वो भी हलाक हुए हैं। और इनके तहवील से जो है जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हलाक हुए, इनके तहवील से काफ़ी तादाद में जो असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया। हालांकि इस वक्त जो है लगातार ये जो दोनों तरफ से जो गोलाबारी का तबादला है ये जारी है। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम के अंदर भी आज फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से औचक निरीक्षण जो है वो बाजारों का किया गया है, क्योंकि रेट काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे थे। क्या कुछ पूरी जानकारी हमें अशरफ दे रहे हैं, देख लीजिए। हाल ही में डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था जितने भी मीट शॉप से गोश्त बेचने वाले दुकानदार हैं उनसे ये कहा गया था कि जो गोश्त की रेट है 480 रुपया फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। मगर आज हमने देखा फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से एक टीम जिसने मार्केट चेकिंग की और वहाँ पर देखा आज भी जो गोश्त के जो दुकानदार फ़रोग करते हैं करीबन 600 रुपये फ़ी किलो बेचते हैं। हाल दुकानदारों के ऑन स्पॉट ही कुछ लोगों को जो है जुर्माना किया गया और कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी लॉन्च किया गया। साथ ही जो इस टीम के जो हेड थे TSO बड़गाम मोहम्मद रमज़ान, उसका ये कहना है कि हमारी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि जो गवर्नमेंट रेट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मगर लोगों की तरफ से जो ताउन होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट मुकर्रर की गई है गोश्त फ़ी किलो उसको जो है कहीं ना कहीं लोगों तक यानी कि सही रेट में वो गोश्त उनको मिलना चाहिए, मगर लोग जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तभी जो हम आज मार्केट में निकले और हमने देखा, खुद भी हमने देखा कई ऐसे गोश्त जो दुकानदार जो बिक्री करते हैं करीबन 600 रुपया 550 रुपये फ़ी किलो गोश्त जो है बिक्री करते थे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलते हैं और पुलवामा से हमारे संवाददाता यूनिस हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर 13 आरआर ने पूरी तरह से अपना अभियान जो है वो शुरू किया है। किस तरह से पूरा अभियान शुरू किया गया है वो देखिए। हमारे जान माल पर बिल्कुल बुरा असर पड़ता है। अगर ये काम पूरा हो जाएगा गाँव में तो गाँव नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इस वक्त हम पुलवामा के टहाब इलाके में है, जहां पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज 55 आरआर लोगों के साथ मिल के, यहाँ के मुकामी जवानों के साथ मिल के यहाँ पे क्लीननेस ड्राइव का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से ये जो 55 आरआर है, जो पुलवामा 55 का ये जो आर्मी 55 आरआर है, ये यहाँ के मुकामी नौजवानों के साथ अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे सफाई अभियान का प्रोग्राम चला रही है। यहाँ की मुकामी आबादी भी है, यहाँ के ज़ीशूर शहरी भी है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, देखिए आप किस तरह से यहाँ के आर्मी मुकामी नौजवानों से बात कर रही है, उनको समझाने बुझाने में लगे हुए हैं कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, इस प्रोग्राम को कैसे चलाए। देखिए ये जो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल टहाब पुलवामा, इस इहाते में भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जबकि इस पूरे इलाके को आज सफाई मुहिम के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस पूरे इलाके की सफाई हो गई है। ये आर्मी के जवानों ने यहाँ के मुकामी जवानों के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है और इसमें लोगों ने आर्मी की काफ़ी सराहना की है, इस काम की काफ़ी सराहना की है। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहना था यहाँ पर यूनिस का। ये कोई पहला अभियान नहीं है जो हमारी सेना की तरफ से चलाया गया हो। हमारी सेना जिस तरह से सरहदों पर डटी रहती है, उसी तरह से सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेती हुई नजर आती है। चलिए अब आपको पट्टन लिए चलेंगे और पट्टन से राही निसार हमें आज रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि बिजली और पानी को लेकर लगातार लोगों का धरना प्रदर्शन वहां पर देखा गया है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से जो दूर दराज के लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। अभी तक उन्हें मूलभूत सुविधाएं यहां पर नहीं दी गई हैं। जरा देख लेते हैं कि राही क्या कुछ हमें दिखा रहे हैं। आब नलकन तो ये पे पोस्ट तुल वनकस पे हटरे हटरे फेरन नट पे नोट हेत नलक पे नलक आब कहें न दिवान कह बे सारे खुद आब तहें गर पे गर फेरान लोट हेत यह गई तुज मेहरबानी कोर तुम सड़क दोदस बे आबुक बे पावर तहें 24 घंटल कहें। बुनियादी सहूलियतों की जहाँ पे भी हम बात करते हैं, बिल्कुल चकी जमाल मीर की अगर बात करें 1 किलोमीटर ये पटन मार्केट से नीचे गांव है। बुनियादी सहूलियतों का यहाँ पे जबरदस्त फुकदान है। वही बिजली की बात करें, पानी की बात करें, या सड़क की बात करें, या हेल्थ सेक्टर की बात करें, यहाँ पे इनके पास तो कुछ नहीं है। जबकि ये खाली टाउन से नीचे 1 किलोमीटर यहाँ पे ये गाँव है चकी जमाल मीर। अब यहाँ पे लोगों की यही डिमांड है कि इनको जो भी यहाँ पे बुनियादी सहूलियतें हैं वो दिया जाए। अगर हेल्थ सेक्टर की यहाँ पे बात करें तो आजकल तो हर एक जगह पे यहाँ पे तो डिस्पेंसरी दी जाती है, तो इन यहाँ पे डिस्पेंसरी क्यों नहीं है? इनका यही कहना है कि अगर शाम को यहाँ पे कोई बीमार होता है तो उनको ले जाने के लिए यहाँ पे सड़क भी नहीं है, ना गाड़ी की कोई फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को चाहिए कि यहाँ पे एक डिस्पेंसरी खोली जाए। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी हमारे संवाददाता वसीम हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज उनकी खास बातचीत आरएनबी मंत्री के साथ हुई है। क्या कुछ पूरी बातचीत हुई है, जरा वो देख लें। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सीनियर कांग्रेस के लीडर अब्दुल मजीद वानी साहब, एक्स आरएनबी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सर, जिस तरह से डिलिमिटेशन की गई हैं काफ़ी पंचायत के अंदर, अगर हम बागवा की बात करें तो वहाँ की जो पंचायत है उसको बागवा बी की पंचायत जो है उसको उठा के रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा है। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको देखती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी भी डिलिमिटेशन, टेरिटोरियल डिलिमिटेशन की हैं या रिजर्वेशन की हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल की हैं। कोई भी कानून, कोई भी एक्ट पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पंचायती राज एक्ट 1989 पढ़ना चाहिए और 96 पढ़ना चाहिए। ये वो लोग हैं, इनकी ऊपर से हुकूमतें लेकर नीचे तक जो आज हुकूमत में विराजमान हैं, जो दिल्ली से लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर तक हैं, उनको एक्ट का पता ही नहीं है। 96 पंचायत राज एक्ट क्या है। इतने नातजुर्बाकार लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें करते हैं कि एक्ट जब तक नहीं बनेगा रूल्स नहीं बनते हैं।
ये पहले रूल्स बनाते हैं, फिर एक्ट की अमेंडमेंट करते हैं और ऑर्डिनेंस लाते हैं। मीटिंग में महामारी हो गई थी स्टार्ट, तो काफ़ी सारे नेता ऐसे भी हैं डोडा के जिनने ऐन मौके पे ये मैदान छोड़ दिया था डोडा का। डोडा में कोई भी नहीं था। अगर हम बात करें अलग जगहों की, तो यहाँ से जब अलग अलग गाँव से लोग आते थे अपने लीडर के पास, तो यहाँ पे मिलते नहीं थे उनको, वो यहाँ पे नहीं थे। क्या बताना चाहेंगे? पहले आपने देखा कि जब 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तब लीडरों को कहाँ रखा था? इनने हाउस अरेस्ट रखा था। क्यों रखा था? क्या मजबूरी थी इनको? क्या मुश्किलात थी इनको? लीडरशिप, बल्कि लीडर पैरवी अपने लोगों की करते, बल्कि इन लोगों ने उन्हीं लीडरों को हाउस अरेस्ट रखा। कोविड में जब शुरू हो गया, इन लोगों ने ऐसी तरीका इख्तियार किया जो तरीका कभी हिंदुस्तान के अंदर हुआ ही नहीं है। हुकूमतें आई हैं, महामारियाँ आई हैं, महामारियों के अंदर तरीकाकार जो इन्होंने इख्तियार किया उसी पे से तो नुकसान हुआ। सर, भारतीय जनता पार्टी के एक्स MLA डोडा शक्ति राज परिहार जी एक आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनने जो CDF है वो अपने कहीं पर्सनल काम पे लगाया है। तो वो उनको खुला मैदान है, वो जाके जाएं और इंक्वायरी कराएं। मैंने कहाँ लगाया? हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे आपके SP रहता है, DC रहता है, मैं रहता हूँ। तो अगर सरकार हमें सिक्योरिटी के लिए कंपाउंड वाल नहीं देगी तो हमने कहीं ना कहीं से तो बनानी है। लेकिन मैं उनकी तरह चोरियाँ नहीं करता हूँ, टेक्निकल चोर नहीं हूँ, क्योंकि अपना CDF उठा के लोगों को, गाँव को जोड़ने के लिए, रोड बनाने के लिए, मनरेगा जो आपका एक्ट है, मनरेगा का कोई भी काम वहाँ टूल और इम्प्लीमेंट यूज नहीं होता है। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं। राजौरी से आज बहुत अच्छी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये खबर आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करती है। क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई आपस में लड़ाने की कोशिश करता है धर्म को, लेकिन आप देखिए कि एक मिसाल जो है वो राजौरी के अंदर कायम होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राजौरी में 1997 में जब बहुत ज्यादा आतंकी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ गई, मिलिटेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई, उस वक्त हिंदू समुदाय के लोग यहाँ से चले गए और 3 मंदिर यहाँ पर थे, लेकिन इनका पूरा रख रखाव किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमें दे रहे हैं, देख लीजिए। अपने सियासी मफाद के लिए अगरचे चंद सियासी लोग अवाम को मंदिर मस्जिद के नाम पर तकसीम करते हैं, मगर आज भी राजौरी में गंगा जमुना तहजीब की एक बड़ी मिसाल थाना मंडी इलाके से मिलती है, जहां 1997 में जब ज़्यादा मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ तो यहाँ जितनी हिंदू आबादी थी वो यहाँ से कूच करके चली गई, निचले इलाकों की तरफ से राजौरी की तरफ रुख कर लिया उन्होंने। मगर यहाँ आज भी इबादत गाहें जो मंदिर हैं इनकी देखभाल यहाँ के मुस्लिम लोग कर रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं थाना मंडी के एक गांव में, जहां आप इस मंदिर को देख रहे होंगे जिसकी दीवार पर लिखा हुआ है इबादत गाहों का एहतराम ज़रूरी है। इस तरह के स्लोगन भी लगाए हैं और लोगों की तरफ से यहाँ मंदिरों के आसपास सफाई रखें, ये इस तरह की चीज़ें रखी हैं। और इस मंदिर को पूरी तरह आज भी यहाँ की मुस्लिम आबादी है जिसने संभाल के रखा है। हालांकि यहाँ हिंदू आबादी जो राजौरी से आती है किसी दिन इबादत के लिए, इन सब पे बात करेंगे। यहाँ के एक मकामी नौजवान है हमारे साथ। देखो यहाँ पे 97 में जब यहाँ मिलिटेंसी फैली, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी अरूज पे थी, तो यहाँ से जो हमारे हिंदू भाई थे वो अपनी मतलब जान बचाकर यहाँ से राजौरी या जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद इन मंदिरों की देख रेख जो है यहाँ के मुस्लिम परिवार ही कर रहे हैं, और उस टाइम से लेकर आज तक जो भी है यहाँ पर ये वही देख रेख कर रहे हैं। बीच में हमारे हिंदू भाई जो राजौरी से आते हैं वो अभी आना शुरू हुए यहाँ पर, तो वो हर इतवार को आते हैं या जब इनका कोई त्यौहार वगैरह रहता है तो तब आते हैं। बाकी यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह ये जो मुस्लिम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब हिंदू जो हैं वो 0% है, यहाँ पे एक भी घर नहीं है हिंदुओं का, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने ही यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह और बहुत ध्यान रखा हुआ है। यहाँ ये ज़मीनें जो भी हैं अभी तक मंदिर के नाम से हैं और संभाल के रखी हुई हैं। यहाँ पे किसी ने भी मतलब कब्ज़ा वगैरह नहीं किया है इन मंदिरों पर, यह जगह पर। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद अब लद्दाख के अंदर लद्दाख की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को लेके, लैंड प्रोटेक्शन को लेके, जॉब सिक्योरिटी को लेके लेह और कारगिल दोनों में आवाज़ें उठ रही है। लेह के अंदर एपेक्स बॉडी बनाया है ताकि लद्दाख को 6 शेड्यूल ग्रांट किया जाए। इसको मद्देनज़र रखते हुए पिछले कई
हफ्तों से लगातार मूवमेंट शुरू किया है और कैंपेनिंग जोरों पे है लद्दाख को 6 शेड्यूल के हवाले से, और साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर की जानिब से भी एश्योरेंस दिया है कि आने वाले वक्त में लद्दाख के लोगों के नीड के हिसाब से लद्दाख की डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा। ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि यूनियन गवर्नमेंट किस तरह से अपने बातों पर खड़ा उतरता है। दूसरी जानिब पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने रिसेंटली कारगिल का दौरा किया और कारगिल का दौरा करने के बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। तो कल से लोकमंच सांबा 24 घंटे की भूख हड़ताल पर जा रहा है और हमें जो कारण पता चल पाया है इस भूख हड़ताल का, इस अनशन का, वो ये है कि सांबा सुंब रोड का कार्य जो पिछले 3 साल से लगा हुआ है लेकिन अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पाई है कि जो काम चल रहा था अब ये काम बंद कर दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं स्कैम नजर आ रहा है। क्या पूरे मुद्दे लेकर लोकमंच कल से इस अनशन पर बैठने जा रहा है और क्या आने वाले दिनों में वाकई में इस सांबा सुंब रोड का काम जो है ये समय पर होगा, कंप्लीट होगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सांबा लोकमंच के मेंबर संदीप शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि ये जो अनशन किया जा रहा है ये किस पैमाने पर होगा और क्या क्या डिमांड्स होगी। तो ये जो अनशन कल से आपका शुरू हो रहा है, किस बड़े स्तर पर ये आपका अनशन चलेगा और क्या क्या डिमांड्स इसमें रखी गई हैं? खासतौर पर जो मेन जो डिमांड आपकी है सांबा सुंब रोड का कार्य जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और लगातार जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी लोगों को वो नहीं मिल पा रही है। ये हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है। जो सांबा सुंब रोड की इतनी खस्ता हालत है कि आप भी कई बार वहाँ से गुजरे होंगे और लोकमंच ने ये लोगों के जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, हमने उसको उठाने की कोशिश की है और हमने कल 24 घंटे की सुंब में ये भूख हड़ताल रखी है और कहीं ना कहीं हम इसको निर्णायक मोड़ पर लेके जाएंगे और लोगों को भी हम यही कहेंगे कि ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़ने पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस रोड पर बहुत बड़ा कोई स्कैम जो निकल के बाहर आएगा। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं लोगों का सबर, अब जो सबर का बांध है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने इसी को देखते हुए और इसका पूरे सबसे पहला इसका ये देखा जाएगा कि ये 3 साल से काम चला हुआ था और अभी तक कहीं ना कहीं वही हालत इन्होंने बद से बदतर कर दी है और क्यों ये काम नहीं हो पाया। तो हमने लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है और हमने कहा है कि जल्द से जल्द इसका जो स्कैम का पता लगाया जाएगा और किस वजह से, और वो लोग जो सरकार रोज़ दावे करती थी, जो सरकार लोगों को अच्छी सड़क देने के दावे किया करती थी, वो कहीं ना कहीं अब दिख नहीं रही है। हम कह सकते हैं कि कल से ये अनशन की शुरुआत होगी और ये आगे भी बड़े स्तर पर जा सकता है। ये हमने इसको एक निर्णायक मोड़ पे लेके जाएंगे। ये लोगों की भागीदारी होगी और लोकमंच हमेशा लोगों के साथ खड़ा है और लोगों के जो कोर इशू हैं उनके लिए लड़ता रहेगा। कि इसका काम क्यों अधर में लटका हुआ है, क्यों इसका काम बंद किया गया। उम्मीद है कि जिस तरह से ये अनशन कल शुरू होगा ये अनशन बड़े स्तर पर जाएगा और सांबा सुंब के लोगों को जस्टिस मिलेगा और रोड आने वाले दिनों में जल्द कंप्लीट होगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए तो अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी सूरत हाल दिखा देते हैं क्योंकि आरएसपुरा के अंदर लोग अब काफी ज्यादा परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए मजदूर यहां से जा चुके हैं और जाहिर तौर पर अभी तक इन्हें अपनी फसल की कटाई को लेकर काम करने की बहुत जरूरत थी। आप समझिए कि किस तरह से अपनी फसल को ये काटने वाले हैं क्योंकि व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो रही है और क्या कुछ इन लोगों का कहना है, पहले जरा वो सुनिए। सारे फसल पर ने तो ना इस बार मजदूर आ रहे ने तो गड्डियाँ खुलनी चाहिए, मजदूर आने चाहिए ना। जिन्हें हीरानगर पलाही आरा साइड फायर हो रहा, अगर इधर स्टार्ट हो जा तो फसल पूरी खराब होने के बड़े चांस होंगे ने। पहले फसल की मार लगी गई पानी कन्नै मार इस कारण लगी टैमरा पानी आया नहीं, नहर उन्हें जी लेट छोड़ी तो उस वजह करना जो मतलब कि फसल खराब होने के बड़े चांस, जी थोड़ी बहुत फसल है ना तो वो मजदूर नहीं आ रहे जी। तुस की मांग कर दे? यही मांग करने कि गड्डियाँ खुलनियाँ चाहिए। कोरोना की वजह कन्नै तो सानू भी पता कि गड्डियाँ बंद ने, लेकिन थोड़ी बहुत गड्डियाँ खुलनियाँ चाहिए ने और मजदूर आने चाहिए ने ताकि लोग अपना काम टाइम तो निपटाई लैन। साड़ी होनी है, सानू लेबर मिलनियाँ चाहिए ने, आनियाँ चाहिए, गड्डियाँ खुलनियाँ चाहिए ने ते लेबर जी है जल्दी तो जल्दी पुज्जे क्यों भी फसल है जोड़ा साड़ा मारे जाता, बारिशां पाउन अगू मारे जाता। फसल की कटाई सर पर है और उसके बाद दूसरी बुआई भी होनी है तो जाहिर तौर पर प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों के साथ बंदोबस्त किया जाए और इनकी समस्या का जो हल है वो निकालने की कोशिश की जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।